नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की। देश में 14 जनवरी को अनेक फसल कटाई उत्सव मनाए गए। उत्तरी बंगाल में रेल के पटरी से उतरने की वजह से कई लोगों की मृत्यु हुई। केंद्र सरकार सभी मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्लेटफॉर्म पर लाएगी। पाकिस्तान ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022 से 2026 जारी की। और अब खबरें विस्तार से। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई। वन स्थिति पर यह 17वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को 2 वर्षों में एक बार प्रकाशित किया जाता है। इसे भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है। ये संस्थान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विश्व में भारत ही एकमात्र देश है जो 2 वर्षों में एक बार वनों का आकलन करता है। वनावरण में एक वर्ष में हुए परिवर्तन को वनों की वृद्धि के आकलन के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता है, इसलिए 2 वर्षों की अवधि का आकलन किया जाता है। कई देश तो 5 वर्षों में एक बार आकलन करते हैं और कुछ देशों ने तो केवल एक बार आकलन किया है। आइए अब आपको बताते हैं आईएसएफआर रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों के बारे में। इस 17वीं रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल वन एवं वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.72% है। इसमें वनावरण 21.71% है और वृक्ष आवरण 2.91% है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वनावरण है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र का स्थान है। इस रिपोर्ट के फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको प्रीलिम्स के लिहाज से जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार इनको स्टेटमेंट बनाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेष तौर पर पीसीएस एग्जाम्स में इस तरीके के फैक्ट्स जरूर पूछे जाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में देखा जाए तो मिजोरम में सबसे ज्यादा वनावरण है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड का स्थान है। और आइए अब आपको बताते हैं वनों के प्रकार और इनके संदर्भ में जो निष्कर्ष आए हैं उनके बारे में। बहुत घने वन वो होते हैं जो 70% या उससे अधिक वन वितान वाले होते हैं। रिपोर्ट में ऐसे वनों का हिस्सा 76.87% है। दूसरा प्रकार है औसत दर्जे के घने वन। ये वे वन हैं जो 40 से 70% के बीच वन वितान सघनता वाले होते हैं। इनका प्रतिशत 9.33% है। तीसरे हैं खुले वन। इनकी वन वितान सघनता 10 से 40% के बीच है। भारत में ये 9.34% है। और चौथा प्रकार है झाड़ियाँ। इनका सर्वेक्षण तो किया गया है, लेकिन इन्हें वनों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। वन वितान सघनता 10% से कम होती है। ये देश के 1.42% क्षेत्र में फैली हुई है। अगली खबर द्विपक्षीय करारों से संबंधित है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की। इस बातचीत का उद्देश्य वर्ष 2022 के अंत तक एक एफटीए को आवश्यक रूप से संपन्न कर लेना है। साथ ही इस दौरान मार्च 2022 तक एक अंतरिम समझौता या एक अर्ली हार्वेस्ट योजना पर कार्य पूरा कर लेना है। अर्ली हार्वेस्ट योजना एफटीए की प्रणेता है। ये परस्पर व्यापार करने वाले 2 देशों की प्रशुल्कों को उदार करने के लिए कुछ उत्पादों को पहचान करने में मदद करती है। जब एफटीए पर वार्ता चल रही हो तब इस योजना का उपयोग किया जाता है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसे $100 बिलियन से अधिक करना है। दोनों देश संवेदनशील मुद्दों को हटाने पर सहमत हुए हैं। साथ ही अधिक पूरकता प्रदान करने वाले क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। उदाहरण के लिए कृषि और डेयरी क्षेत्र भारत के लिए संवेदनशील क्षेत्र हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि भारत के लिए एफटीए का क्या महत्व होगा। ये व्यापक स्तर पर रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों जैसे कि कपड़ा उद्योग, चमड़े के उत्पाद, फुटवियर आदि के लिए माल निर्यात में वृद्धि करेगा। इसके अलावा सेवाओं जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, नर्सिंग आदि के निर्यात में बढ़ावा मिलने की संभावना है। वर्तमान में भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक समझौता यानी आरसीईपी में शामिल नहीं है। इस कारण एफटीए भारत की व्यापार समझौता करने की क्षमता को मजबूत करेगा। आपको बता दें कि एफटीए आपस में व्यापार करने वाले 2 देशों या गुटों के बीच एक व्यवस्था होती है। इसका उद्देश्य दोनों देशों या गुटों के बीच संतोषजनक व्यापारिक संबंध सुनिश्चित करना है। इसके लिए ये सीमा शुल्क प्रशुल्कों या गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम या समाप्त कर देता है। देश में 14 जनवरी को अनेक फसल कटाई उत्सव मनाए गए। मकर संक्रांति के अनेक नाम हैं।
देश भर में शीतकालीन फसल कटाई उत्सव को कई नामों से जाना जाता है। कश्मीर में इसे शिशुर या संक्रांत कहा जाता है। जम्मू में इसको मगही, संग्रंद या उत्तरायण कहा जाता है। पंजाब में लोहड़ी कहा जाता है। हरियाणा में सकरात कहा जाता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसे मकर संक्रांति या सकरात के नाम से जाना जाता है। गुजरात में इसे उत्तरायण कहा जाता है। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति कहा जाता है। कर्नाटक में मकर संक्रमण या मकर संक्रांति कहा जाता है। केरल में इसे मकर विलक्कू कहा जाता है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में माघ साझी, उत्तराखंड में उत्तरायणी या घुघुतिया, तमिलनाडु में थाई पोंगल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मकर संक्रांति, पेड़ा पांडुंगा और भोगी, अरुणाचल प्रदेश में मकर संक्रांति और बिहू, असम में माघ बिहू या भोगली बिहू, उत्तर प्रदेश में किचेरी, सिक्किम में माघ संक्रांति, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति, बिहार और झारखंड में मकर संक्रांति या सकरात, ओडिशा में मकर संक्रांति, नागालैंड में मकर संक्रांति, मणिपुर में मकर संक्रांति, मिजोरम में बिहू, त्रिपुरा में मकर संक्रांति या पौष और मेघालय में बिहू संक्रांति। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक परिवहन और अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित है। उत्तरी बंगाल में रेल के पटरी से उतरने की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई। भारत में यदि रेल दुर्घटनाओं की बात करें तो वर्ष 2014-15 से इसमें बहुत कमी आई है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाओं को रोकने के व्यापक प्रयास किए जाने चाहिए। वर्ष 2014-15 में 135 रेल दुर्घटनाएं हुई थी। वर्ष 2019-20 में ये संख्या 55 थी। इन दुर्घटनाओं में वर्ष 2014-15 में 292 लोगों की मृत्यु हुई थी। वर्ष 2019-20 में केवल 5 लोग मारे गए थे। भारतीय रेलवे में दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कारण है खराब रोलिंग स्टॉक। इसके अलावा देश की सभी रेलों में लिंके हॉफमैन बुश कोच नहीं है। LHB कोच स्टेनलेस स्टील से निर्मित होते हैं। इनमें आघात सहन करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। ये रेल के पटरी से उतरने से होने वाली दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं। ऐसा कोई तंत्र विद्यमान नहीं है जो आग लगने के जोखिम की पहचान कर सके और संभावित टक्कर को रोक सके। अन्य कारणों में रेलवे ट्रैक्स का सही तरीके से रखरखाव नहीं किया जाना। इसके अलावा चरम मौसमी घटनाएं जैसे कि कोहरा, अधिक वर्षा भी ऐसी दुर्घटनाओं की संभावना को बढ़ाता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि रेलवे से संबंधित समितियों द्वारा समय समय पर कौन कौन सी सिफारिशें की गई। रेलवे के आधुनिकीकरण पर सैम पित्रोदा समिति का गठन किया गया था। इस समिति के मुताबिक ट्रेन निगरानी तंत्र का केंद्रीकरण होना चाहिए। मौजूदा 19,000 किलोमीटर लंबे ट्रैकों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। मुख्य मार्गों पर स्वचालित अवरोध संकेतन तंत्र लागू करना चाहिए। अगला है रेलवे सुरक्षा समीक्षा पर अनिल काकोदकर समिति। काकोदकर समिति ने कहा कि एक विधिक रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण का गठन करना चाहिए और एक उन्नत संकेतन प्रणाली को अपनाना चाहिए। रेलवे के पुनर्गठन पर विवेक देबरॉय समिति। इसके तहत निजी क्षेत्र को भागीदार बनाना जरूरी है और एक स्वतंत्र विनियामक आवश्यक है। और आइए बात करते हैं सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में। सरकार ने मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को हटाने और ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली के माध्यम से मिशन जीरो एक्सीडेंट शुरू किया। इसके अलावा एक विशेष निधि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का गठन किया गया। इस कोष में 5 वर्षों के भीतर 1 लाख करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। ये कोष सुरक्षा से संबंधित कार्यों को गति प्रदान करेगा। पारंपरिक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री डिजाइन कोचों के स्थान पर LHB डिजाइन कोचों को लाया जाएगा। इसके अलावा कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में लोको पायलट को GPS आधारित फॉग पास डिवाइस प्रदान किए जाएंगे। अगली खबर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार सभी मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्लेटफॉर्म पर लाएगी। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2021 जारी किए गए। इन विनियमों के तहत कोई भी विश्वविद्यालय या कॉलेज ABC यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंतर्गत आने के लिए भागीदारी कर सकता है। इसके लिए उनकी रैंकिंग पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसमें केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय तथा स्वायत्त शिक्षण संस्थान शामिल होंगे। इससे पहले केवल राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों या निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले अन्य संस्थानों को ही इस फ्रेमवर्क में शामिल किया जाता था। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक भाग है। ये उच्चतर शिक्षा संस्थानों को छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए क्रेडिट्स का
एक डिजिटल भंडार बनाए रखने की अनुमति प्रदान करता है। एबीसी के तहत छात्र एक वर्ष में किसी एक संस्थान में एक कोर्स को चुन सकते हैं, साथ ही अगले वर्ष किसी अन्य संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। कोर्सों के लिए क्रेडिट्स अधिकतम 7 वर्षों या किसी निर्धारित विषय के लिए तय की गई अवधि तक ही वैध रहेंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के कई लाभ होंगे। इससे छात्र अपनी पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखने में सक्षम होंगे, अपनी पसंद के अनुसार अपनी डिग्रियों को पूरा कर सकेंगे। छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने और उससे बाहर निकलने के कई सारे विकल्प मिलेंगे। इस तरह वे समय के अनुसार अपनी डिग्रियों को पूरा कर सकेंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट योजना क्रेडिट प्रणाली के मानकीकरण के माध्यम से संस्थानों के बीच असमानता को कम करेगी, साथ ही डिग्री प्रदान करने वाली व्यवस्था में समानता को बढ़ावा देगी। अगली खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से संबंधित है। पाकिस्तान ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022 से 2026 जारी की है। इस नीति का उद्देश्य उभरते वैश्विक रुझानों में पाकिस्तान को सहस्थापित करना है, साथ ही पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा के विजन और हितों को स्पष्ट करना है। ये नीति आर्थिक सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुख्य घटक बनाती है। इसके मुताबिक एक मजबूत अर्थव्यवस्था अतिरिक्त संसाधनों का निर्माण करेगी। इन संसाधनों को सैन्य एवं मानवीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आगे वितरित किया जाएगा। इस राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के अनुसार पाकिस्तान के जो मुद्दे हैं वो है जम्मू और कश्मीर से संबंधित मुद्दा। इसके लिए पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने का भारत का निर्णय अवैध एवं एक तरफा था। इसमें ये भी आरोप लगाया गया है कि कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन और दमन के लिए भारतीय सुरक्षा बल जिम्मेदार थे, जबकि भारत का पक्ष ये है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर में रहने वाले लोगों का कल्याण भारत की अखंडता में ही निहित है। भारत ने ये भी कहा है कि उचित समय आने पर जम्मू एवं कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर से दे दिया जाएगा। पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के मुताबिक दूसरा मुद्दा है सीमा से संबंधित। इस नीति में एक स्थायी सीमा विवाद समाधान के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया गया है। ये विवाद मुख्य रूप से नियंत्रण रेखा और वर्किंग बाउंड्री पर सुरक्षा संबंधी खतरे उत्पन्न कर रहे हैं। इन सीमाओं पर भारत संघर्ष विराम समझौतों का उल्लंघन कर रहा है। इससे नागरिकों का जीवन खतरे में आ गया है और क्षेत्रीय स्थिरता भी प्रभावित हो रही है। सीमा विवाद पर भारत का पक्ष ये है कि भारत नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम से संबंधित सभी समझौतों का पालन कर रहा है। भारत सीमाओं पर परस्पर लाभकारी और स्थायी शांति की प्राप्ति के हित में इन समझौतों पर सहमत हुआ है। और तीसरा सबसे अहम मुद्दा है व्यापार से संबंधित। इसमें पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के बारे में कहा गया है कि ये भारत और अन्य पड़ोसी देशों के साथ व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने पर लक्षित है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार संबंध वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद बाधित हो गए थे और भारत का पाकिस्तान से व्यापार संबंधों के बारे में कहना है कि भारत पाकिस्तान सहित सभी देशों के साथ व्यापारिक ही नहीं बल्कि सामान्य संबंधों की भी इच्छा रखता है। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। राजनीतिक दलों का पंजीकरण। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित है। पंजीकरण करवाने वाले एक दल को भारत के निर्वाचन आयोग में एक आवेदन दायर करना होगा। ये आवेदन अपने गठन की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा। ये निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अधीन होता है। दिशा निर्देशों के तहत आवेदक 2 राष्ट्रीय और 2 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में दल का प्रस्तावित नाम प्रकाशित करवाएगा ताकि प्रस्तावित पंजीकरण के संबंध में यदि कोई आपत्तियां हों तो प्रस्तुत की जा सकें। निर्वाचन आयोग में पंजीकृत दल के उम्मीदवारों को निर्दलीय उम्मीदवारों की तुलना में मुक्त प्रतीकों के आवंटन के मामले में प्राथमिकता मिलेगी। ऑलिव रिडले टर्टल। पहली बार महाराष्ट्र के तारकर्ली बीच पर ऑलिव रिडले कछुओं के घोंसले मिले हैं। ऑलिव रिडले विश्व के सबसे छोटे और सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले सी टर्टल हैं। ये प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म जल में पाए जाते हैं। ये मांसाहारी जीव हैं तथा जेलीफिश, झींगा, घोंगे आदि खाते हैं। ये अपनी अनूठी सामूहिक नेस्टिंग के लिए विख्यात हैं। IUCN में इनकी स्थिति वल्नरेबल है। इनके समक्ष कई खतरे मौजूद हैं, जैसे कि प्रतिकूल मत्स्य पद्धतियां, घोस्ट नेट्स, गैर कानूनी व्यापार आदि। ऑलिव रिडले के संरक्षण के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे ऑपरेशन ऑलिव, ऑपरेशन सेव कूर्म, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कानूनी संरक्षण आदि।
गहरे समुद्र में पाए जाने वाले मोलस्क ज़ाइलोफेगा नंदिनी। अरब सागर में पहली बार गहरे समुद्री मोलस्क की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है। ये ज़ाइलोफेगा कुल से संबंधित है। ज़ाइलोफेगा शब्द का अर्थ लकड़ी खाने वाला होता है। ये गहरे समुद्र में रहने वाली प्रजाति है। इसकी उपस्थिति 7000 मीटर की गहराई पर भी दर्ज की गई है। मोलस्क घोंगा, क्लैम या ऑक्टोपस जैसा जीव है। इसका शरीर कोमल होता है। इसके मछली पालन और समुद्री कृषि जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक लाभ हैं। खोइसन, ये दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले आरंभिक लोग थे। उपवर्ग के रूप में उनके दो अलग अलग समुदाय हैं। पहला खोई खोई जो घुमंतु किसान थे, दूसरा सैन जो शिकारी संग्रह करता थे। ये पिछले 3 वर्षों से कुछ मांगे कर रहे हैं, जैसे कि इनको देश के पहले निवासियों के रूप में मान्यता दी जाए, भूमि अधिकार और खोई खोई को देश की राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित किया जाए। ये कल्पना की गई थी कि खोइसन समुदाय को भूमि वापस लौटाने से अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी लोगों को लाभ प्राप्त होगा, लेकिन खोइसन को आमतौर पर अश्वेत नहीं माना जाता है। उन्हें कलर्ड के रूप में नामित किया गया है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। डॉक्टर भगवान दास। डॉक्टर भगवान दास का जन्म 12 जनवरी 1869 को हुआ था। वो भारत के थियोसोफिस्ट यानी ब्रह्मवादी थे। बनारस में थियोसोफिकल सोसाइटी के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कुछ समय के लिए डॉक्टर भगवान दास ने भारत की केंद्रीय विधानसभा में सेवा प्रदान की थी। वे वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन से जुड़ने की वजह से जेल गए थे। वे काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। काशी विद्यापीठ ब्रिटिश भारत में भारतीयों द्वारा स्थापित पहला आधुनिक विश्वविद्यालय था। डॉक्टर भगवान दास एक ऐसे शिक्षाविद थे जो सामाजिक प्रगति लाने के लिए शिक्षा की शक्ति में विश्वास रखते थे। वे प्राच्यवादी और सुधारवादी थे। उन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थान के बारे में। सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम, लद्दाख। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने सियाचिन ग्लेशियर के संभावित विसैन्यीकरण पर भारत का पक्ष प्रस्तुत किया है। ये पक्ष एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन यानी AGPL की स्वीकृति के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र है। ये लगभग 76 किलोमीटर लंबी पूर्वी काराकोरम रेंज का हिस्सा है। इसके बारे में कई धारणाएं हैं। इसमें पाकिस्तान का दृष्टिकोण कहता है कि नियंत्रण रेखा NJ 9842 से काराकोरम दर्रे तक विस्तृत है। इस प्रकार पाकिस्तान सियाचिन को अपना क्षेत्र मानता है और भारतीय दृष्टिकोण के मुताबिक नियंत्रण रेखा वर्ष 1972 के शिमला समझौते में उल्लिखित NJ 9842 से ग्लेशियरों तक विस्तारित है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर है। ये भारतीय उपमहाद्वीप से मध्य एशिया तक फैला हुआ है। यहाँ से नुब्रा नदी निकलती है। ये श्योक की एक सहायक नदी है। नुब्रा नदी सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। भारत ने वर्ष 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से इस पर नियंत्रण स्थापित किया था। कैट्रॉल हिल फॉल्ट, कच्छ क्षेत्र। हाल ही में कच्छ बेसिन में तलछट के नमूनों पर अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों से पिछले 30,000 वर्षों में कैट्रॉल हिल फॉल्ट के परिदृश्य में व्यापक परिवर्तनों का पता चला है। कैट्रॉल हिल फॉल्ट पूर्व से पश्चिम तक विस्तारित प्रमुख इंट्रा बेसिनल फॉल्ट में से एक है। ये मुख्य भूमि कच्छ के मध्य भाग में स्थित है। इस क्षेत्र के अन्य भूकंपीय रूप से सक्रिय फॉल्ट में कच्छ मेनलैंड फॉल्ट, साउथ वागड़ फॉल्ट, गेरी फॉल्ट और आइलैंड बेल्ट फॉल्ट शामिल है। इनमें से कैट्रॉल हिल फॉल्ट में भूकंपीय गतिविधि स्पष्ट नहीं है। हालांकि कैट्रॉल हिल फॉल्ट में पिछले 30,000 वर्षों में उच्च तीव्रता की भूकंपीय घटनाएं हुई हैं। इनसे कच्छ बेसिन में सतह विखंडन का खतरा पैदा हो गया है। अगला है जावा द्वीप, इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया के जावा द्वीप में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया था। जावा द्वीप विश्व का 13वां सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ 100 से अधिक ज्वालामुखी स्थित हैं। यहाँ इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेमेरू भी स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर जकार्ता भी इसी द्वीप में है। ये सुंडा आइलैंड आर्क का हिस्सा है। इस आर्क में उत्तर पश्चिम में सुमात्रा और पूर्व में बाली स्थित है। इसके अलावा अंत में एक करेक्शन है। दरअसल 12 जनवरी 2022 के न्यूज टुडे के सुर्खियों के खंड में हमने बांग्लादेश, मॉरिशस और सेशेल्स को गलती से कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के सदस्यों के रूप में बता दिया था, जबकि इनको कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। तो इसको आप अपने नोट्स में करेक्ट कर लीजिएगा। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक सावधानी बरतिए, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत।
नमस्कार।